हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स के अंदर आपको ये टॉपिक करना भी बहुत ज़रूरी है कि हाउस के ऊपर आपको जो इनकम आ रही है उसके ऊपर भी टैक्स कैसे लगता है, क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम पार्ट 1 में ज़्यादा ध्यान देंगे कि कैसे हम GAV दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। विद इलस्ट्रेशन आपको कराया जाएगा ताकि आपको इजी हो जाए। अब दोस्तों, लास्टली हमने सैलरी चैप्टर भी कर लिया था। अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए या फिर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या इसके रिलेटेड कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आपको वो नोट्स का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस टैक्सेबल हेयर लाइक रेंट, कि जो भी हाउस के ऊपर आपको रेंट आ रहा है वो सारी की सारी हाउस के ऊपर जो इनकम है वो टैक्सेबल इसके अंदर मानी जाएगी। यानी हाउस वाली ही इनकम इसके अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी, इसके अलावा और कोई भी इनकम इसके अंदर टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बता दिया रेंट। अब यहाँ पे देखो कि इनकम कौन सी होनी चाहिए। इनकम कोई भी हो वो रेंट के वे में होनी चाहिए, प्लस इंक्लूड लॉस ऑल्सो, कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर उसमें लॉस आया है तो वो भी आप बीच में इंक्लूड करोगे। इसके अलावा अगर आपका रेंट देखा जाए तो रेंट क्या होना चाहिए, शुड फ्रॉम हाउस इफ़ फ्रॉम अदर एसेट दैन नॉट बी कवर्ड। मतलब जो भी रेंट होना चाहिए वो आपका सिर्फ हाउस के रिलेटेड होना चाहिए, कोई अदर एसेट के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो बीच में कवर नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद देखो ओनली इनकम फ्रॉम हाउस कवर्ड, कि कोई भी इनकम जो हाउस के ऊपर आ रही है वही इसमें इंक्लूड होगी। और हाउस कौन सा होना चाहिए, बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच टू बिल्डिंग, कि यही दोनों चीज़ें आप बीच में इंक्लूड करोगे, इसके अलावा और कोई चीज़ बीच में इंक्लूड नहीं होगी। अब इसके बाद सेक्शन 22 क्या कह रहा है, इसके अंदर कुछ बेसिस ऑफ चार्ज हैं कि कैसे हमने जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एनुअल वैल्यू ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी एनुअल वैल्यू जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आ रही है, जो असेसी ओन्ड कर रहा है, वो सारी की सारी इनकम और एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो हाउस प्रॉपर्टी है वो कौन सी होनी चाहिए या फिर कौन सी हो सकती है, रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, शॉप है, गोडाउन है, सिनेमा है या होटल बिल्डिंग भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो कि इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर इनकम आ रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी अंडर हेड टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद आपके पास इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल कब माना जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर। ये दो जो डिफरेंस है ये अपने माइंड में रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ और भी आपके सामने बेसिस हैं, वो क्या है, बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच्ड। मतलब अगर आपका हाउस जो है वो बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच्ड है तो वहाँ पे क्या देखना होगा आपको, रेंट ऑफ अ वेकेंट लैंड इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी अगर बिल्डिंग प्लस लैंड अटैच में आपका जो रेंट है वो वेकेंट लैंड के ऊपर आ रहा है, यानी खाली पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर आ रहा है, तो वो चीज़ कब टैक्सेबल मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। सिमिलरली सबलेट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर आपने लीज के ऊपर भी दी है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर माना जाएगा। अब ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर, अगर ये केस है तो यहाँ पे आपको डीम्ड ओनरशिप मानी जाएगी आपकी, मतलब जो भी ओनरशिप है वो डीम्ड मानी जाएगी। ये केस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे कवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो भी हाउस प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड या बेनिफिशियल होनी चाहिए। अब बात आ गई है थर्ड की, कि नॉट यूज फॉर द बिजनेस, कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चीज़ टैक्सेबल यानी कोई भी इनकम अगर हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर से आ रही है वो अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है देन वो PGBP यानी प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर नहीं यूज़ हो रही तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी।
मतलब ये याद रखो कि नॉट यूज होना चाहिए, यानी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इनकम टैक्सेबल कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब कॉम्पोजिट लेटिंग मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट के केस में आप टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करोगे। अगर तो रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी के वे से आ रहा है तो उसमें दो केसेस हैं। क्या क्या हैं? अगर तो आपने लेटिंग सेपरेबल की हुई है, यानी आपने अलग अलग जगह पर अपने हाउस को क्या दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, अगर तो वहाँ पे आपका रेंट हाउस प्रॉपर्टी के वे में आ रहा है तो वो अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। अगर तो वो सेपरेबल नहीं है, अब पहले ये केस समझो कि अगर रेंट दूसरी ओर से आ रहा है, यानी अगर आपको किसी और सोर्स के वे से आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाएगा या फिर प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। अब ये था कि आपने हाउस अलग अलग किराए पर दिया हुआ है। अब ये बात आ गई कि अगर आपने एक ही जगह पर यानी एक ही हाउस में अलग अलग लोगों को किराए पर रखा हुआ है, अलग अलग रूम आपने हर किसी को दिए हैं, जैसे होटल बिजनेस का होटल है, वहाँ पे कई जने रह रहे होते हैं, एक ही मकान में बहुत से कमरों में बहुत से जने रह रहे हों, नॉट सेपरेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट आ रहा है, कौन सी अदर से आ रहा है। वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, टैक्स को सिर्फ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल मानेंगे, उसे हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लेकर आएंगे। अब यहाँ तक आपको हो गया। अब आते हैं फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी। अगर तो केस है ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, तो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि इनकम कहाँ से आ रही है, बाहर से कि अंदर से, आप ऑटोमेटिकली उस केस में क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल मान लोगे उस चीज़ को। लेकिन अगर केस है नॉट रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, तो वहाँ पे इंडिया में इनकम वो आनी चाहिए, अदरवाइज वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब म्यूनसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, ये यहाँ पे नोट है इस चीज़ के अंदर कि अगर आपने टैक्सेबल करना है तो ये चीज़ देखनी होगी कि अगर म्यूनसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया है तो वो तभी डिडक्टेबल माने जाएंगे अगर टीडीएस उसमें डन हुआ। अगर नहीं टीडीएस डन हुआ तो म्यूनसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया वहाँ से डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। सो ये नोट अपने माइंड में रख लो। अब बारी आती है कि कैसे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। आज हमारा मेन टॉपिक है जीएवी, दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपके सामने फॉर्मेट है, आपको सिंपली वैसे क्लियर होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले हम लिखते हैं कि हाउस की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, उसके बाद हमने बीच में से लेस करने होते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस अगर ऑनर ने पे किए हैं, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, और जो भी निकलेगा वो नेट एनुअल वैल्यू माना जाएगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर सैलरी की बात करें तो वहाँ पे 16 था, यहाँ पे अंडर सेक्शन 24 है, और अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A सब सेक्शन ए की बात करें तो 30% मिलेगी आपको एनएवी के ऊपर। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कि जो भी आपने हाउस के लिए बोरोड कैपिटल की है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम आने वाली वीडियो में ज़रूर करेंगे। सो ये चीज़ें हैं जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए बीच में से कैलकुलेट करनी है। अब आगे आ रहा है कि डिटर्मिनेशन कैसे करनी है अंडर सेक्शन 23 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। अब ये पॉइंट सबसे बढ़िया है, अब आप समझो इस चीज़ को। हमने 3 स्टेप देखने हैं, वो 3 स्टेप क्या हैं। स्टेप नंबर 1 कि जितनी भी आपकी म्यूनसिपल वैल्यू, एमवी मीन्स म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, उनमें से जो भी बड़ा हुआ यानी जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हुई, विच एवर इज़ हायर, वो आपने ले लेना है। और क्या करना है, स्टेप 2 में जो आंसर आया उसे लिख लेना है, और उसमें जो भी स्टैंडर्ड रेंट हुआ आपका उन दोनों को मैच कर लेना है, और जो भी कम हुआ यानी विच एवर इज़ लोअर उसे आपने किसके इक्वल ले आना है, एस्टिमेटेड रेंट, दैट इज़ ER के इक्वल। पहले आपने हायर वाला देखना है इन दोनों के बीच में, फिर इसके ही आंसर के साथ स्टैंडर्ड रेंट को मैच करते हुए जो भी कम हुआ उसे हमने ER यानी स्टेप 2 में ले आना है। अब ER ले लो या फिर आप स्टेप 2 का आंसर ले लो, दोनों सेम है। अब जो भी स्टेप 2 का आंसर होगा उसे आपने एनुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड, कोई रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है, उसे आपने मैच करना है, और कंपेयर करने के बाद जो भी आंसर आएगा यानी दोनों के बीच में देखना है कौन सी ज़्यादा है, उसे हमने क्या मान लेना है, विच एवर इज़ हायर करके GAV मान लेना है। ये 3 स्टेप्स के बाद आपकी GAV निकल आएगी। अब GAV है जो मोस्टली GAV है वो इसी तरीके से निकलेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी होंगी। वो क्या क्या हैं देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा था ARR। ARR मीन्स एनुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड
उसे आपने कैसे कैलकुलेट करना है, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, कि जितना आपको रेंट रिसीवेबल है अभी तक और उसमें से अगर अनरियलाइज रेंट है, और अनरियलाइज रेंट क्या होता है, हाउस वाज लेट आउट बट रेंट कुडंट रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट, कि हाउस अभी लेट हो चुका है, रेंट पे दे दिया है लेकिन उसके ऊपर अभी रेंट आया नहीं है, वो बीच में से आप माइनस करने के बाद क्या निकाल सकते हो, ARR या ऐसे एनुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। अब देखो नेक्स्ट दैट इज़ वैकेंसी। अब क्या बात है कि जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी है वो वेकेंट है, यानी उसमें कोई रह नहीं रहा, वो खाली जगह पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने GAV किसे मानना है, कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखो। अब कि अगर वैकेंसी वाला केस हुआ, उसमें अगर आपका एनुअल रेंट है जो वो एस्टिमेटेड रेंट से ज़्यादा हुआ, तो उस केस में आपने GAV दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसे मान लेना है, हमारी AR को, एनुअल रेंट को। और अगर केस हुआ आपका दूसरा जिसमें एनुअल रेंट है जो वो एस्टिमेटेड रेंट से कम आ रहा है, उसमें आप दो चीज़ें देखोगे। पहला रीज़न क्या होगा कि अगर तो वैकेंसी है तो उस केस में आपने वही ले लेना है जो आपने पहले लिया, GAV को AR के इक्वल ले लेना है, कि वैकेंसी है इसलिए आपने AR के इक्वल ले लिया। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई अदर रीज़न है लाइक अनरियलाइज रेंट की बात की गई हो, तो उस केस में आपने GAV किसे मानना है, ER दैट इज़ एस्टिमेटेड रेंट को। सो ये पॉइंट अपने माइंड में रख लो, बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अदर केसेस हैं GAV कैलकुलेट करने के, या GAV आपको जब कैलकुलेट करना है तब आपको माइंड में रखनी है। वो क्या है, सबसे पहले है SOP दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। कुछ भी आ जाए, आपने इस केस में क्या करना है, जो GAV होगी वो नील मानी जाएगी। इसमें GAV आपने कैलकुलेट ही नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये तो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में आपने कोई भी GAV कैलकुलेट नहीं करनी होती। अब उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स पेड, वो भी आप डिडक्शन में नहीं लेकर आओगे, और लास्ट में अगर GAV नहीं निकला, MT नहीं निकला, और NAV कैसे निकलेगा, वो भी तो नील ही माना जाएगा। तो ये केस सारा का सारा आपने नील रखना है, इसमें आपकी GAV नहीं निकलेगी। अगर आता है सेकंड केस दैट इज LOP यानी लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर अ पार्ट ईयर एंड SOP फॉर अ पार्ट ईयर, यानी आपने थोड़े सालों के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी रखी हुई है और थोड़े सालों के लिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में आप कैसे क्या देखोगे, जो एस्टिमेटेड रेंट होगा वो सारे सालों का लोगे आप, लेकिन जो एनुअल रेंट आपने रिसीव किया होगा वो आप सिर्फ लेट आउट पीरियड का लोगे, उसके अलावा कोई और पीरियड का नहीं। सो ये पॉइंट आपने माइंड में रख लो कि अगर आपने LOP और SOP यानी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड थोड़े थोड़े सालों के लिए दिया हुआ है एक ही घर को, तो वहाँ पे आपका एस्टिमेटेड रेंट पूरे साल का लिया जाएगा, लेकिन एनुअल रेंट आपका लेट आउट पीरियड का ही लिया जाएगा, और जो GAV होगा वो इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डीम्ड LOP के ऊपर, यानी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इसमें अगर तो आपकी वन प्रॉपर्टी है जो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, यानी अगर तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी आपको केस आ रहा है, तो उस केस में आपने क्या देखना है, पहली तो ये कि जो भी एक हाउस प्रॉपर्टी होगी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, और दूसरी जो मानी जाएगी अदर हाउस प्रॉपर्टी, ये केस सारा का सारा किसके इक्वल माना जाएगा, दैट इज DLOP डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी अगर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी वाला केस आया तो आपको ये देखना होगा कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी यानी लेट आउट होनी चाहिए। अब GAV है जो इसका क्या माना जाएगा, एस्टिमेटेड रेंट माना जाएगा, ना कि एनुअल रेंट। सो ये पॉइंट आपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंपल्जन में हैं अगर आप GAV कैलकुलेट करोगे। अब GAV ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, वो तो नील मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप किसकी निकाल रहे हो, लेट आउट की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो आपके बीच में आनी ही नहीं है। अब उसके बाद आते हैं लास्ट केस दैट इज सिंगल हाउस। सिंगल हाउस मीन्स वन पोर्शन इज लेट और अदर पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। यह इंपॉर्टेंट केस भी है कि अगर आपका एक पोर्शन लेट आउट है और दूसरा सारा का सारा पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जितना भी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन होगा उसकी GAV आपने क्या मान लेनी है, नील मान लेनी है, और जो भी आपका लेट आउट प्रॉपर्टी वाला केस होगा उसमें आपने एस्टिमेटेड रेंट को प्रोपोर्शनेट बेसिस के साथ कैलकुलेट करना है। अब जो ये पॉइंट है, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल, यानी जो भी इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा वो इस लिमिट के अंदर होगा, 30,000 to 2 लाख।
यानी आपने माइंड में बिठा लो कि जो भी इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होगा वो इस वे में होगा। अब दोस्तों आज के लिए लास्ट जो आपके लिए मेन चीज़ क्या है, जीएवी कैसे हमने कैलकुलेट किया है। अगर आपका लेट आउट हाउस है तो लेट आउट हाउस में आपने एज इट इज़ काम चलाना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में थोड़ा सा केस आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दे दी गई है, 3 हाउस आपको दिए गए हैं, जीएवी आपने निकालनी है। तो 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या था कि एम बी और एफ आर बी, यानी एफ आर के अंदर आपने देखना है विच एवर इज़ हायर। तो इन दोनों केस में आपका हायर फर्स्ट हाउस में कितना है 90,000, सेकेंड हाउस में आपका 25,000 एंड थर्ड केस में आपका 80,000। विच एवर इज़ हायर आपने देख लिया, पहला केस ख़त्म। अब सेकेंड केस क्या कह रहा था कि आंसर ऑफ, यानी आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेप और स्टैंडर्ड रेंट यानी एसआर, यानी इन दोनों के बीच में आपने देखना है विच एवर इज लोअर। अब जो भी लोअर होगा वो क्या माना जाएगा, एस्टिमेटेड रेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो वही का वही सेम चीज़ क्या मानी जाएगी, ईआर मानी जाएगी यानी एस्टिमेटेड रेंट। तो इन दोनों केस में तो कुछ है नहीं था स्टैंडर्ड रेंट, सो हमने एज इट इज़ ले लिया। इस केस में था तो हमने लोअर ही लिया है 78,000। अब बात फिर से लास्ट में क्या आ रही है, ARR, यानी आपने स्टेप थर्ड में अब क्या करना है, जितना भी आपका ER यानी आंसर ऑफ स्टेप 2, ये अब स्टेप 2 का आंसर बन गया यानी ER बन गया। तो ER और ARR में जो भी आपका विच एवर इज हायर वो आपका क्या माना जाएगा, GAV। अगर तो वैकेंसी होती तो ये केस कुछ और होता, लेकिन अब वैकेंसी और अदर रीज़न नहीं है तो इस केस में आपकी GAV बस यहाँ तक निकलेगी और ये केस आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसलिए अभी सिंपल करवा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो आपको ज़्यादा क्लियर करेंगे इस चीज़ को। सो यहाँ तक आपको अब GAV जो सिंपल तरीका था वो आपको पता चल गया। अब फॉर्मेट के थ्रू आपको लास्ट में 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अब 2 चीज़ें जो रह गई हैं, म्यूनसिपल टैक्स वो क्या करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम GAV इफ़ पेड बाय ऑनर। वही चीज़ है, अगर ऑनर ने पे किए हैं तो GAV से डिडक्ट कर दो। और क्या देखना है कि अगर आपके कोई म्यूनसिपल टैक्स फॉरेनली पेड किए गए हैं तो वो तब ही डिडक्टेबल माने जाएंगे अगर उसमें TDS पहले पे कर दिया गया है तो, नहीं तो नहीं। अब अगर रिफ़ंड किए गए हैं म्यूनसिपल टैक्स तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, वो सारे के सारे नॉन टैक्सेबल माने जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट केस क्या है कि NAV मीन्स कि अगर आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स जो ऑनर ने पे किए हैं वो अगर लेस कर दिए तो क्या माना जाएगा, आपका नेट एनुअल वैल्यू। तो ये आपका क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हिस्सा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, जिसके बाद आपका सारा का सारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट भी डन हो जाएगा और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करेंगे जो आ सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।